नमस्कार साथियों, टुडे जीके करंट अफेयर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। पेटेंट की एवरग्रीनिंग को रोकने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? ए ऑप्शन भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 2011, बी ऑप्शन जैव विविधता अधिनियम 2002, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, पौध किस्म संरक्षण अधिनियम 1970। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पेटेंट कार्यालय ने तपेदिक रोधी दवा बेडाक्विलाइन के निर्माण पर अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के पेटेंट के एवरग्रीनिंग के प्रयास को खारिज कर दिया। बता दें कि बेडाक्विलाइन मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी रोगियों के उपचार में एक महत्वपूर्ण दवा है। वहीं पेटेंट की एवरग्रीनिंग पेटेंट अवधि और उनकी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए दवाओं में फेरबदल करने का अभ्यास है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 ने पेटेंट की एवरग्रीनिंग को रोकने के लिए कई प्रावधान पेश किए गए। इस अधिनियम की धारा 3D पेटेंट की एवरग्रीनिंग इस अधिनियम की धारा 3D पेटेंट की एवरग्रीनिंग की अनुमति नहीं देती है। ये फार्मा कंपनियों को 20 वर्ष की निर्धारित अवधि से अधिक पेटेंट का विस्तार करने से रोकती है। यह धारा उन लाखों लोगों की सहायता करती है जो महंगी संशोधित दवाओं को हवन नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 331 उच्च न्यायालयों से संबंधित है। दूसरा, 7वें संशोधन अधिनियम ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दोनों कथन सही हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय अपनी स्थापना की प्लेटिनम जयंती मना रहा है। इस उच्च न्यायालय की स्थापना 5 अप्रैल 1948 को हुई थी। बता दें कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई, जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापित किए गए थे, जबकि 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में भारत देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिनियम, क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है। संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, लेकिन 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 या 2 से अधिक राज्यों पर एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने हेतु अधिकृत किया। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य है सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित करना। दूसरा उद्देश्य है नागरिक केंद्रित शासन के लिए पहल करना। तीसरा उद्देश्य है विदेश नीतियों से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करना। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1 और 2, 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस से श्रीलंका में एक यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी स्थापित करने में मदद करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वावधान में एक संस्थान है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में तथा पंजीकृत कार्यालय मसूरी में स्थित है। इसका गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसके उद्देश्यों में शामिल है सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित करना। दूसरा उद्देश्य शासन से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करना। तीसरा उद्देश्य बेहतर शासन को बढ़ावा देने के लिए परामर्श कार्यालयों का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महिला एवं बाल विकास विभाग एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया? ए ऑप्शन 2006, बी ऑप्शन 2002, सी ऑप्शन 1998, डी ऑप्शन 1996। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2006 में महिला एवं बाल विकास विभाग के अलग मंत्रालय के अस्तित्व के रूप में आया।
हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 एम्पावर बैठक शुरू हुई। इस बैठक की थीम वोमेन्स एम्पावरमेंट, ए विन विन फॉर इक्वलिटी एंड इकोनॉमी है। तलब है कि भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग 30 जनवरी 2006 को एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया, जबकि 1985 में यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग था। इस मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास करना है। यह मंत्रालय महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में योजना और नीतियां बनाता है। यह महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों संगठनों के प्रयासों का मार्गदर्शन तथा समन्वय करता है। इस मंत्रालय के 6 स्वायत्त संगठन हैं। पहला है राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तीसरा है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, और पांचवा है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, छठा है राष्ट्रीय महिला कोष। सीरिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है ये कैस्पियन सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। दूसरा कथन है इदलिब प्रांत उत्तर पश्चिमी सीरिया के एक शहर है। इसकी राजधानी दमिश्क है जो बर्दा नदी पर स्थित है। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 1 और 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही हैं, यानी इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में सीरिया के दमिश्क के आसपास इस्राएली हमले में 2 नागरिकों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि सीरिया दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके क्षेत्र में गोलन हाइट्स का क्षेत्र शामिल है, जिस पर 1967 में इजराइल का कब्जा है। इदलिब प्रांत उत्तर पश्चिमी सीरिया का एक शहर है। यूफ्रेट्स नदी सीरिया में एकमात्र नौगम्य नदी है जो एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। इसकी राजधानी दमिश्क है जो बर्दा नदी पर स्थित है। यह उत्तर में तुर्की पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में लेबनान तथा इजराइल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में देखा गया सिलिनेक्स सिलिनेक्स 23 समुद्री अभ्यास किससे संबंधित है? ए ऑप्शन भारत नेपाल, बी ऑप्शन भारत श्रीलंका, सी ऑप्शन भारत बांग्लादेश, डी ऑप्शन भारत चीन। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत श्रीलंका, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास सिलिनेक्स 23 का 10वां संस्करण कोलंबो में आयोजित किया जा रहा है। ये अभ्यास 2 चरणों में आयोजित हो रहा है, 3 अप्रैल से 5 अप्रैल 2023 तक हार्बर चरण, इसके बाद 6 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 तथा समुद्री चरण। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टन और INS सावित्री द्वारा किया जा रहा है। समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और दोनों पक्षों के विशेष बल भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य पारस्परिकता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। बताते चलें कि इस अभ्यास का पिछला संस्करण विशाखापत्तनम में 7 मार्च 2007 से 12 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएशन एक्सेलेरेटर फंड किस पार्टी के सम्मेलन से जुड़ा है? ए ऑप्शन COP20, बी ऑप्शन COP22, सी ऑप्शन COP24, सी ऑप्शन COP27। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा COP27, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित किया। अपने भाषण में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएशन एक्सेलेरेटर फंड की सराहना। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएशन एक्सेलेरेटर फंड की घोषणा की थी। IRAF एक CDRI मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड है। 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि में IRAF के लिए लगभग $50 मिलियन की वित्तीय
प्रतिबद्धताओं की घोषणा की है। ये फंड आपदा लचीली बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लिए विकासशील देशों और द्वीपीय राष्ट्रों को धन उपलब्ध कराएगा जो जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना कर रहा है। गौरतलब यह है कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है। ये जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन मुद्दों में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस किससे संबंधित है? ए ऑप्शन वेटलैंड्स इंटरनेशनल, बी ऑप्शन नीति आयोग, सी ऑप्शन अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, डी राष्ट्रीय आर्द्रभूमि गठबंधन से। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री को लोकसभा को नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस 2017 के बारे में सूचित किया। इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस 2017 में कुल 2,31,195 वेटलैंड्स की मैपिंग की गई है कि भारत में रामसर स्थलों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्रभूमियां हैं जो देश भर में 1.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मिशन सहभागिता शुरू किया। ये सहभागी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही विश्व आर्द्र दिवस 2023 के अवसर पर इस वर्ष गोवा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट स्ट्रो लेपर्ड किस वर्ष शुरू किया गया? ए ऑप्शन 2001, बी ऑप्शन 1973, सी ऑप्शन 2009, डी ऑप्शन 2018। 2009 में शुरू किया गया था, यानी सी, इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेट पर प्रसारित एक वीडियो में हिम तेंदुआ को अपने शिकार को पकड़ने के क्रम में पहाड़ से छलांग लगाते दिखाया गया। हिम तेंदुआ को अक्सर पहाड़ों का भूत कहा जाता है क्योंकि उनके पास पुनरावर्ती स्वभाव, छिपे रहने और छलावरण की क्षमता होती है। फूड वेब में शीर्ष शिकारी के रूप में उनकी स्थिति के कारण हिम तेंदुए पर्वतीय इकोसिस्टम्स के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। स्नो लेपर्ड हेमिस नेशनल पार्क में भी पाया जाता है जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध है। भारत सरकार ने हिम तेंदुओं की पहचान उच्च ऊंचाई वाले हिमालय के लिए एक प्रमुख प्रजाति के रूप में की है। इस संबंध में हिम तेंदुओं और उनके आवास के संरक्षण के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में से एक नहीं है? ए ऑप्शन है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का सम्मान करना, बी ऑप्शन है देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, सी ऑप्शन है भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन चुनाव में भाग लेना और मतदान करना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चुनाव में भाग लेना और मतदान करना। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक संबोधन में कहा कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों की तरह मूल संविधान में शामिल नहीं थे। साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन USSR से संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 51(1) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं, जैसे पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट है देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना आदि नहीं है। आज का अभ्यास प्रश्न है, भगवान महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। दूसरा कथन है इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार में हुआ था। प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक, पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल बी, दो, तीसरा ऑप्शन एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो।
तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक यू।